जुमला है कंपनी में मलकियत। तो इस केस में इक्विटी है ओनर का जो पैसा होता है। तो इस केस में ओनर ने अपना पैसा कितना डाला, जैसे कि हम देखा था 4,000 रुपए की मशीन ली थी, 2,000 रुपए अपनी जेब से डाले थे और 2,000 रुपए का कर्जा लिया था। तो ओनर का जो अपना पैसा है वो इक्विटी कहलाता है, तो वो है 2,000 रुपीज। तीसरी चीज जो बैलेंस शीट में इस्तेमाल होती है वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी के जैसे कि मतलब से है, लायबिलिटी को उर्दू में कहेंगे बोझ भी कह सकते हैं। लायबिलिटी एक बर्डन होता है। तो इसके कंपनीज के केस में लायबिलिटी का है जो आपने कर्जा लिया होता है। तो इट कुड बी डेट और अ बैंक लोन, डेट या किसी किस्म का भी लोन। बैंक से जो लेते हैं वो भी लोन होता है। तो इस केस में हमने कर्जा कितना लिया था, कॉफी मशीन 4,000 के लिए 2,000 जेब से डाले, 2,000 कर्जा लिया, तो इस केस में लायबिलिटी हो जाएगी 2,000 रुपए। बैलेंस शीट कंप्लीट होगी, इसमें यही 3 चीजें चाहिए होती हैं। और बैलेंस शीट का एक फार्मूला है। जब आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो एक साइड पे एसेट आते हैं और एक साइड पे इक्विटी और लायबिलिटी आती है। और फार्मूला जो है वो इसका बैलेंस शीट का बड़ा सिंपल सा है, एसेट्स इक्वल्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अब इसको थ्योरी टैली करना चाहिए। तो इस केस में हमने एसेट क्या लिखे था, एसेट था 4,000, तो 4,000 इधर लिख लेंगे। इक्विटी क्या थी 2,000, ओनर का पैसा। और लायबिलिटी क्या थी, कर्जा जो कि 2,000 लिया। देख लें मैच कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नॉर्मली किसी भी आप कंपनी के देखें तो आपको इन चीजों का अंदाजा हो जाता है कि कंपनी के एसेट्स कैसे हैं, कर्जा कितना लिया हुआ है। और ये अब हमने अपने कॉफी स्टैंड के बिजनेस से बैलेंस शीट बना दी, दैट्स इट। लेट मी चेक के आवाज ठीक है, स्क्रीन शेयर ही है, ओके। अब दूसरा जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो चीज इस्तेमाल होगी वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे कि नाम से इसकी आपको अंदाजा हो रहा है, कंपनी के कैश के बारे में बताती है। और इसमें 2 चीजें पता चलती हैं, कैश पैसा आया कितना है और पैसा गया कितना है। तो इस केस में हम देख लेते हैं, दो कैश इन कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता है और कैश आउट। जो कैश आउट लिखा जाता है वो नॉर्मली ब्रैकेट में उसकी अमाउंट आती है और फिर नीचे आ जाता है नेट कैश। इस केस में हम देख लेते हैं, ये हमारा बेसिक डाटा था, कैश इन कितना था, बिजनेस में कितना आया। तो वो बड़ा सिंपल है कि आपने महीने के एंड में कितनी सेल की, कितने पैसों की सेल की थी, इसमें आप देखा हुआ पढ़ सकते हैं। महीने के एंड में हमने सेल की थी 10,000 रुपए की, तो कैश इन कितना हो गया 10,000। महीने के एंड में कैश आउट खर्चा कितना हुआ, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस जो हैं महीने के एंड में वो 8,000 आए थे। 4,000 की कॉफी मशीन ली थी और बाकी 4,000 के हमने दूध चीनी और कॉफी लगी थी और कप्स लगे थे पास्ते के, जो भी खर्चा से रिलेटेड है। तो कैश आउट महीने के एंड में कितना हुआ 8,000 रुपए।
ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये अमाउंट निकली है। तो कैश इन माइनस कैश आउट वुड बी नेट कैश एट द एंड ऑफ द मंथ, जो कि हुआ ₹2000। ये हमारी हो गई कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम तीसरी चीज की तरफ जाएंगे इसमें से। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये मेरे नजदीक बहुत एक इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली तीनों इम्पोर्टेंट, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए। उसकी रीजन हम आगे जाकर केस स्टडी के थ्रू समझेंगे। अब तीसरी चीज और आखिरी चीज जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट में इस्तेमाल होती है वो है इनकम स्टेटमेंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट इसको बोलते हैं और इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं ऐसे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, P&L बोलते हैं कई लोग इसको, लेकिन ज्यादातर इनकम स्टेटमेंट ही बोला जाता है। लेट मी गो बैक एंड म्यूट वन ऑफ द कैंडिडेट। इनकम स्टेटमेंट जो है, जिस तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश का आना और जाना बताती है, इनकम स्टेटमेंट जैसे इसका नाम से ही जाहिर है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो ये प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताती है। तो इसमें कंपनी की एक साइड पर रेवेन्यू आ जाता है और एक साइड पे इसके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। रेवेन्यू में से आप एक्सपेंसेस माइनस कर लें तो आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाता है। तो रेवेन्यू कितना है, हमने जैसे कि इसमें से देखा, हमने सेल्स की थी 10,000 रुपए की, तो हमारा रेवेन्यू आ गया 10,000। और खर्चा हमारा कितना हुआ था, 8,000। 4,000 की कॉफी मशीन थी और 4,000 का एक्स्ट्रा हमने वो रॉ मटेरियल लिया था जिसमें कि दूध, चीनी वगैरह, वो हो गया 8,000। तो ये लॉस हुआ या प्रॉफिट? प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपए का, क्योंकि खर्चा जो है वो कम था कमाई से, तो इसको हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे। अगर नेगेटिव में आ रहा हो तो हम इसको लॉस यहाँ पे लिख देते हैं और ये आ गया 2,000 रुपए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इनकम स्टेटमेंट की है और कैश फ्लो स्टेटमेंट की है, दोनों में एक ही चीज है, तो फर्क क्या है? इधर कैश इन और कैश आउट है, नेट कैश लिख दिया, इधर रेवेन्यू और एक्सपेंस लिख दिया है और उसको प्रॉफिट की एक सूरत में कर दिया है। ये बहुत अब इंटरेस्टिंग है। ये एक इट्स द की, यहाँ पे इसी पे एक अगली जो है केस स्टडी है, बल्कि इससे एक सवाल आ जाता है जो कि इस कोर्स का हिस्सा भी है, वो है why are some companies in profit but have zero cash? यानी कि कभी कभी होता ये है कि इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट आ रहा होता है लेकिन पैसा जो है वो आया नहीं। उसकी वजह ये है कि आपने कॉफी की, जैसे कि हमने डाटा देखा, कॉफी 10,000 रुपए की बेची, लेकिन कुछ लोगों ने आपको कहा कि हम आपको पैसे बाद में दे देंगे, ये आप हमने कॉफी खरीद ली है, पैसे हम आपको थोड़ी देर ठहर के दे देंगे, परसों दे देंगे या अगले महीने 2 हफ्ते बाद दे देंगे, हफ्ते बाद दे देंगे। तो आप उसको रेवेन्यू में तो लिख देते हैं प्रॉफिट में कि आपने इतने की कॉफी बेच दी, लेकिन दर हकीकत असल में पैसा आपके पास जेब में नहीं आया होता। इसकी एक मैं बड़ी कंपनीज के केस में आपसे एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ। मतलब अब इस बड़ी एज पर मैं किसी के खास कंपनी का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नाम नहीं ले सकता, तो मैं एक जनरल आपको नाम बताए बगैर केस स्टडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ही पढ़ा रहा हूँ, ऑयल सेक्टर। अब देखिए इतनी बेसिक फाइनेंस है, हम सीधा बड़ी कंपनी की स्टडी पे चले गए और पाकिस्तान ऑयल सेक्टर, मैं खास नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो फिर आप इनडायरेक्टली किसी कंपनी को एंडोर्स भी कर सकते हैं इस तरह से।
पाकिस्तान ऑयल सेक्टर, यानी कि ऑयल सेक्टर की जो कंपनीज हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और इसमें खास तौर पे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है ना वो आएंगी। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज वो हैं जो कि ऑयल को एक्सप्लोर करती हैं, मतलब कि जमीन से खोदती हैं और बिजली घरों को तेल बेचती हैं। केस स्टडी का मकसद ये है कि ये कंपनीज जो हैं इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है और कैश फ्लो अच्छी नहीं, और इनका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो होता ही है कि इनका अगर आप सालाना इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालें, ऑनलाइन अवेलेबल है किसी भी कंपनी की जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है, और उधर से उनका प्रॉफिट देखें और उनकी सालाना कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालें और उनका कैश देखें, तो आप ये देखेंगे कि प्रॉफिट इनका ओवर टाइम बढ़ा होता है और कैश जो है इनका ओवर टाइम कम हो रहा होता है। इसकी क्या वजह है, इसको हम आगे देख लेते हैं। लेट्स से XYZ कंपनी है, मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये पाकिस्तान ऑयल सेक्टर में ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनी है। इसने XYZ कंपनी ने तेल बेचा बिजली घरों को, तेल बेचा उन्होंने बिजली घरों को, क्योंकि बिजली जो है ज्यादातर पाकिस्तान में मेजॉरिटी तेल से बनती है, और उन बिजली घरों ने उससे बिजली बना के घरों में सप्लाई की। जैसे कि आपके घर में जो बिजली यूज हो रही है वो उस ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के तेल से बनी है, जो कि बिजली घरों ने IPPs या डिस्को जिसको बोलते हैं इस्तेमाल करके बिजली बनाई है। आपने वो बिजली कंज्यूम की और फिर आपने बिजली कंज्यूम करके उसको पैसे की फॉर्म में, यानी कि इधर आपने बिजली घर में तेल लिया उस ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी से और बिजली बना के आपको दे दी, इन रिटर्न आपने बिजली के बिल के फॉर्म में बिजली घर को पैसे दे दिए रुपीस की फॉर्म में। तो आपने बिजली ली और आपने बिजली घर को पैसे दे दिए वापडा को, इस केस में जहां से भी हुकूमत बना रही है वो वापडा हुकूमत ने बिजली घर है वो वापडा एक अम्ब्रेला कह रहे, लेकिन बिजली घर को बेसिकली वो पैसे, और फिर वही पैसे जो है वो बिजली घर ने उस ऑयल कंपनी को देने होते हैं जिधर से वो तेल लेके आई होती है। अच्छा, अब इधर से बात अब मैं बताने लगा हूँ, इधर पैसे वो पहुंचे नहीं है, उन्होंने तेल बना के तो बिजली घर को दे दिया XYZ कंपनी, और उन्होंने बिजली भी आपको दे दी, और आपने बिजली के पैसे जो हैं वो थोड़ी देर बाद बिजली घर को दिए। यू वर अ वेरी गुड हाउसहोल्ड, आपने ये इन्वेस्टिंग की क्लास ली है तो आपको पैसे का मैनेज करना का इंटरेस्ट है, इसलिए आपने लिया है, लेकिन हमारी एक परसेंटेज जो है 10 से 20%, क्योंकि 10% पाकिस्तान की आबादी के जो घर हैं वो बिजली की बिल के पेमेंट नहीं कर पाते या लाइन लॉस हो जाते हैं, बिजली चोरी हो जाती है। अच्छा, अब वो बिजली प्रोड्यूस करके तो बिजली घर ने घरों को दे दिया और उसका तेल भी ले दिया, तो इस कंपनी ने वो प्रॉफिट में लिख लिया कि यार इतने की हमने ये प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमने सेल कर दी, लेकिन वो बिल टाइम पे आया नहीं होता, क्योंकि आपने तो बिल दे दिया। जैसे कि ये गुड हाउस होल्ड था, इस तरह के हजारों लाखों घर हैं, करोड़ों घर हैं, उनमें से इसने नहीं दिया, एक घर 20% घरों ने नहीं दिया, तो वो जो पैसा है वो प्रॉफिट में तो ऑयल कंपनी ने लिख लिया, मगर कैश तो उनके पास अभी तक नहीं आया, डिले हो गया या बिजली चोरी हो गई या टाइम पे नहीं दिया, तो वो पैसा जो आपने बिजली घर को दिया और बिजली घर ने इस कंपनी को देना है वो भी पाइल अप होता गया, जिसको कहेंगे सर्कुलर डेट। ये आप टीवी पे न्यूज में बहुत ज्यादा खबर होती है, ये जुमला आपने सुना होगा,
जब भी कोई एंकर बिजनेस की बात कर रहा है, सर्कुलर डेट, यानी कि ये इकट्ठा होता गया और बहुत सा जो पैसा है वो जो डिजर्व करती थी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, वो उसको टाइम पे नहीं मिला। तो इस केस में प्रॉफिट इसी वजह से, ये मैंने आपको बताया कि ओवर टाइम ज्यादा से ज्यादा तेल दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा घर तो बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान, बात तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन तो ज्यादा राइज, दैट मींस कि उनका प्रॉफिट तो ओवर टाइम ऑन द राइज है कंपनी का, क्योंकि ज्यादा वो तेल दे रहे हैं और वो उन्होंने तेल दे दी, उसके पैसे आने वाले हैं तो उन्होंने वो प्रॉफिट में डाल दी। कोई ऑब्वियसली ये डिफरेंस है रेवेन्यू में तो लिखा जाएगा, मगर कैश क्योंकि उसका बिल टाइम पे नहीं आया तो कैश ओवर टाइम कंपनी का को बनाने में भी तो खर्चा लगा, तो ओवर टाइम कैश कम होता गया। अब ये डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब तक पैसा आपके अकाउंट में, आपकी जेब में नहीं आता तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाता, जबकि इनकम स्टेटमेंट में जब आपने चीज बना के बेच दी तो वो आपने तो रेवेन्यू में लिखी है ना कि आपने वो चीज बना के बेची, आपको पैसे तो मिल जाएंगे, तो आपने वो प्रॉफिट में डाल दिया। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए पीएसएक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास असल में जेब में कितना पैसा है। वो कोई बंदा रास्ते में आपका पैसा लेके आ रहा है तो तब तक वो आपके, जब तक आपकी जेब में नहीं आया तो वो काउंट नहीं हुआ। इसी तरह कंपनी का पैसा रास्ते में है, बैंक में नहीं पहुंचा तो वो काउंट नहीं हुआ। रास्ते में मुराद है कि पेंडिंग में अकाउंट रिसीवेबल कैसे। तो ये रीजन है कि व्हाई आर सम कंपनीज इन प्रॉफिट बट हैव लो कैश। पर इन केस पाकिस्तान के केस में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं वो सर्कुलर डेट में है और उनका प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है। और एक्चुअली अभी रिसेंटली ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज के शेयर जो हैं ये सेक्स में बहुत तेजी से ऊपर गए हैं, क्योंकि शेयर की प्राइस, उसकी वजह ये है कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी शराइत में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जो है ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी का सर्कुलर डेट इस तरह खत्म करेगी ताकि उनकी कैश फ्लो बेहतर हो। वो सरकारी कंपनी है, पाकिस्तान की हुकूमत ही उनकी मालिक है, तो वो एक इस इंफॉर्मेशन की वजह से शेयर का प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई है। इसका ताल्लुक ऐसे लेक्चर 1 से थोड़ा सा मीडिया पॉइंट ऑफ 5 में इंफॉर्मेशन इससे चला गया, लेकिन मेन उसका अकाउंटिंग रीजन ये भी है कि वो समझ ये रहे हैं कि जब सर्कुलर डेट बेहतर होगा तो वो कैश फ्लो कंपनीज की बेहतर होगी। मकसद ये है कि बिजली घरों को पैसा टाइम पे मिल जाए और जो लाइन लॉस है वो खत्म करें किसी तरह और उनका पैसा हमको मिले। अब मैं ये तो बेसिक लेवल था। अब एक थोड़ा सा ये मैं थोड़ा सा बोनस एक सवाल क्लास में मैं पढ़ाने लगा हूँ। उससे पहले मैं और लेट मी चेक के कोई सब ठीक है, सवाल ऐसे तो नहीं। जी, कंपनीज अपनी रिपोर्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट शेयर करती हैं और बल्कि क्यूएनए क्लास के एंड में ही ले लेते हैं। अब एक थोड़ा सा बोनस पार्ट के बारे में बात करता हूँ, वो है हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ कंपनी। क्योंकि प्रॉफिट कुछ और कह रहा है, कैश फ्लो कुछ और कह रहा है, ये पता कैसे चलेगा भाई कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है? पता है कंपनी प्रॉफिट में है और हम उससे शेयर उठा ले लें और बाद में मसला नुकसान हो, शेयर प्राइस नीचे आ जाए। और दूसरी तरफ ये कि चलो सिर्फ कैश फ्लो देखें तो उससे एक अंदाजा हमें होगा। तो कैसे अंदाजा लगाएं, हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ कंपनी। इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। इसका सीधा आंसर अगर मुझसे आप पूछें तो वो है नो वन नोज। नो वन नोज हाउ टू कैलकुलेट। नो वन नोज में वो लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने सीएफए लेवल 3 किया हुआ है, उनको भी नहीं पता, मतलब दे कांट बी श्योर क्या होगी एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंपनी। इसमें पीएचडी इन फाइनेंस किया भी है तो उसको भी नहीं पता होगा। अगर पता हो तो सारे सीएफए और पीएचडी इन फाइनेंस बिलियनियर्स होते हैं। सारी बात इसी में है, क्योंकि उसकी आप कंक्लूजन देखते हैं कि इसकी क्या वजह है कि
पहले उससे पहले हम देखेंगे कि कैलकुलेट करते कैसे हैं, तो उसका बेसिक्स आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये करते क्या है कि कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाते हैं और कैश फ्लो देखते हैं कि उसके पास पैसा कितना है आज की डेट। फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि अगले साल कितनी होगी कैश फ्लो, अगले सालों में कितनी होगी कैश फ्लो इन ईयर 1, नेट कैश फ्लो इन ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। तो वो सारे सालों की 10 सालों के जो है कैश फ्लो लिख लेते हैं और फिर एक उसको करंट पे ले आते हैं। एक फॉर्मूले के तहत, वो एक एडवांस फॉर्मूला है, वो मैं आपसे क्लास में कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक फॉर्मूला होता है तो फ्यूचर कैश फ्लो को करंट वैल्यू पे ले आते हैं और उससे एक कंपनी की मालिक का अंदाजा लगा लेते हैं। अब मसला ये है कि वो इनकम स्टेटमेंट से या सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये तो देख लेते हैं कि आज के डेट में कैश फ्लो क्या है कंपनी की, लेकिन अगले साल क्या होगी ये फोरकास्टिंग आ जाता है। अब इसमें अकाउंटिंग जो है उसको फॉर्मूला तो आता होगा, इसको डीसीएफ मॉडल बोलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। फॉर्मूला तो उसको आता होगा लेकिन उसको ये नहीं पता होगा अगले साल इस कंपनी की कैश फ्लो क्या होगी, दूसरे साल क्या होगी, तीसरे साल क्या होगी, चौथे साल क्या होगी, पांचवें साल, छठे साल क्या होगी। उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं जो कि उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती। इसी वजह से मैंने जरा ये अपडेट्स में बताया कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना एक डिफरेंट बॉल गेम है। और ये जो मेथड है ये यूज करते हैं ज्यादातर, सबसे मशहूर मेथड इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अगर इसकी कभी एडवांस क्लास हो तो उसका फार्मूला और एक्सेल शीट पे भी बनाया जाएगा, मगर मैं बताना चाह रहा हूं कि इसका ओवरव्यू देने का मकसद ये था क्योंकि इसमें फोरकास्टिंग या फ्यूचर आ जाता है तो इसमें इस वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है अगर आपको पता चल जाए, वो भी देख लेते हैं। लेट्स से कि इधर साइड पे आ गई प्राइस और इधर आ गया टाइम। अब हम शेयर की बात कर रहे हैं और शेयर की मार्केट में प्राइस चल रही है, इसको हम लिखेंगे मार्केट प्राइस, जो कि आपको स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे मिल जाएगी किसी भी शेयर की, एक्सवाईजेड कंपनी की, या ये जो सर्कुलर डेट में ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है इसी की मार्केट प्राइस आप ऐसे देख। और दूसरी तरफ इसी ग्राफ में आप डाल देंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ कंपनी जो कि आपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से निकाली, वो इधर आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ कंपनी, जो कि आपने किसी अकाउंटेंट को कह दिया जिसने सीएफए किया था कि आप मुझे जरा इंट्रिंसिक वैल्यू की कंपनी निकाल दो ओवर द इयर्स। सॉरी फॉर दिस, ये मुझे फिर से जाना पड़ेगा क्लास में, प्लीज ये जरा म्यूट कीजिए का खास ख्याल रखिएगा। अच्छा, आपने किसी अकाउंटेंट को सीएफए लेवल से कह दिया कि इंट्रिंसिक वैल्यू कब निकाल दो ओवर द टाइम, तो इसमें स्टॉक की थ्योरी ये कहती है कि जब शेयर की जो है एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हो मार्केट प्राइस, यहाँ पे आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू और इस पॉइंट पे आ जाएगी ये है जी मार्केट प्राइस, यानी कि ये वैल्यू वो है जो कि पीएसएक्स में भी लगी है लेकिन इस टाइम पे एक्चुअल वैल्यू इसकी ये बनती है। तो जब एक्चुअल वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा हो उस पॉइंट पे आप बाय कर लें शेयर। ये कॉन्सेप्ट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, और एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे फायदेमंद रहती है जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। अब ये एडवांस टाइप की बात है, कोर्स का हिस्सा नहीं है, बताने का मकसद ये था कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड एक्सेल शीट पे उसका फार्मूला होता है, वो फोरकास्टिंग करके जो एडवांस फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं वो निकाल तो लेते हैं मगर वो एक्चुअल वैल्यू होती नहीं है क्योंकि उसमें फोरकास्टिंग इन्वॉल्व होती है कि अगले साल ईयर 1 में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद कंपनी की क्या कैश फ्लो होगी। उसमें वो आप फार्मूला लगा के नेगेटिव रीजन परसेंटेज लगा देते हैं मगर वो एक्चुअल होता नहीं।
अब किसने सोचा था कि पाकिस्तान आईएमएफ की डील में जाएगा, आईएमएफ की शर्त में लिखा होगा कि कैश फ्लो बेहतर करनी है, जिससे कि आने वाले सालों में ओवरऑल एक्सप्लोरेशन कंपनीज की कैश फ्लो बेहतर हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो जिनकी वजह से जो है ये शेयर की प्राइस अफेक्ट करती है। और कभी कभी बहुत बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट्स भी गलती कर बैठते हैं। अब थोड़े से मैंने काफी ज्यादा एडवांस तक कर दी बात, तो इतना इसको ये जो आखिरी वाला पार्ट है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू से ये कोर्स हिस्सा नहीं, ये मैंने बोनस पढ़ा है, तो ये अगर आप समझ लिया तो ये आप डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज़ इट्स नॉट पार्ट ऑफ द बोनस थिंग व्हिच शुड बी समवेयर इन द लेक्चर, मतलब एडवांस क्लास। लेकिन मैंने ओवरव्यू इसलिए दिया था कि आपको अंदाजा हो कि ये चीज जो है इस्तेमाल कहाँ होती है। तो थोड़े से मैंने क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन ले लेते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट से रिलेटेड, और जो हमने आज फाइनेंशियल रिपोर्ट की है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्चुअल वैल्यू पर स्टॉक किसी ने सवाल किया है, ये एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू पर स्टॉक जो है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से निकाली जाती है, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज होती है। व्हेन टू बाय कंपनी शेयर तब खरीदा जाए जब कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा हो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज कर और एक्चुअल वैल्यू मार्केट प्राइस से अगर ज्यादा निकल तो तब उसको खरीद लें। एक्चुअली ये जो है हाउ टू वैल्यू अ कंपनी, ये मैंने इस प्रोसेस में बताया था कि ये किसी को भी नहीं आता, या ये बड़ी बड़ी बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है, किसी को नहीं आता, मगर इस पे लोगों ने किताबें लिखी हैं और उससे ऑफर कर रहे हैं हाउ टू वैल्यू अ कंपनी। क्योंकि कंपनी वैल्यूएशन जब आप आईपीओ भी करते हैं तो पब्लिक ऑफरिंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगाते हैं कि कंपनी की ये वैल्यू होगी, और बहुत दफा ये होता है कि वो गलत वैल्यू लगा देते हैं। जब मार्केट खुलती है तो उसकी वैल्यू से बहुत कम या बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, किसी ने एडवांस क्वेश्चन किया है कि बुक वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू सेम है। बुक वैल्यू है, हम अगले कोर्स में इस रेशो को कवर करेंगे। बुक वैल्यू भी एक कंपनी की वैल्यूएशन का तरीका होता है, जो कि बुक वैल्यू तो ये मैंने आज आपको पढ़ाया है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी में से हम डिफरेंट रेशियोज निकालेंगे, वो अगली क्लास का हिस्सा है। तो मैंने आपका भी होमवर्क भी लिखना है, मैं इसलिए कोई क्वेश्चन ले रहा हूं, होमवर्क मैं आपकी क्लास टुवर्ड्स एंड आपको होमवर्क भी लिखूंगा, लेकिन वैसे ओरली बता दूंगा कि आपने ये YouTube या Google पे या इन्वेस्टोपीडिया पे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बस इन्वेस्टोपीडिया पे पढ़ लें, या गूगल पे इन्वेस्टोपीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। गूगल पे इन्वेस्टोपीडिया पे जाएं, वहां पे बैलेंस शीट लिख लें, इनकम स्टेटमेंट लिख लें और कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख लें। यही चीज आप YouTube पे जाके भी कर सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पे एक ओवरव्यू कर लें, लेकिन इन्वेस्टोपीडिया पे जाएंगे तो उसकी वीडियोस भी बनी है, अगर काफी इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इस पे का ओवरव्यू दिया है। अच्छा, एक किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, वेयर विल रिकॉर्ड सर्कुलर डेट इन स्टेटमेंट विल बी। अच्छा, कि हमें सर्कुलर डेट का कैसे पता चलेगा? उसका बड़ा सिंपल तरीका है, आप गूगल में क्या करें, कोई भी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी एनुअल रिपोर्ट लिखें, उसका नाम कंपनी का नहीं दे सकता, एज पर बीएसएफ मैं किसी कंपनी को दोस्त नहीं कर सकता, तो आप उस कंपनी का नाम लिखें और उसका ईयर एनुअल रिपोर्ट का डाल दें। एक्सवाईजी कंपनी एनुअल रिपोर्ट 2023-2022 निकाल लें। उसमें आप देखें तीन चीजें होंगी, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में आप प्रॉफिट देख लीजिए, उसका लिख लें 2017 में क्या था, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और प्रॉफिट के अलावा आप दूसरी चीज लिखते जाएं नेट कैश, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आप ये देखेंगे कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, कैश नेट कैश कम हो रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नेट कैश कम हो रहा है, वो अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो होता ये है कि अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि वो अकाउंट रिसीवेबल ये डिफरेंस है। इनकम स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि प्रॉफिट में आ जाएगा, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में पैसे का आया नहीं तो आपके अकाउंट से नेट कैश में लिखा जाता है।
कंपनीज रिपोर्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट शेयर करती है, बिल्कुल करती हैं। कुछ लोगों ने कंपनी का नाम लिखा हुआ है, मशीन इज एन एसेट, सो बिल्कुल मशीन एसेट में आता है। एक्सपेंस वो होता है जो पैसा आपकी जेब से निकला होता है वो एक्सपेंस में आ जाता है। तो अभी क्विकली मैं क्वेश्चंस पे भी आता हूँ। मैं फिर से स्क्रीन जो है शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं होमवर्क जो है वो फिर से लिख भी दूँ ताकि आपको आसानी हो। नेक्स्ट क्लास के जो आपका होमवर्क है, आपने गूगल पे जाना है और बैलेंस शीट को आप थोड़ा सा पढ़ लें। जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं वो विकिपीडिया पे पढ़ लें, और वैसे तो गूगल ट्रांसलेटर उसको क्लिक करें तो उर्दू में भी आ जाएगा। दूसरा, आप इनकम स्टेटमेंट को पढ़ लें, और तीसरा आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ लें। मतलब पढ़ने से रात देखिए इसके ओवरव्यू आप गूगल पे जाके विकिपीडिया पे जाना है, और इन तीन चीजों को जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी कहते हैं। एनुअल रिपोर्ट भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट भी कह सकते हैं। डिफरेंट इसके नाम होते हैं। तो आप जब गूगल करें किसी कंपनी की, अगर आपने पहले इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट डालनी है तो उस कंपनी का नाम लिखें, एनुअल रिपोर्ट लिखें और ईयर लिख दें, आपको गूगल पे ही मिल जाएगी। पब्लिक होती है कंपनी, ये तो फायदा है ऐसे कंपनी से इन्फॉर्मेशन का कि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी इसीलिए कहते हैं। तो लेट्स से आपने किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकालनी है, कंपनी का नाम लिखें, XYZ एनुअल रिपोर्ट लिखें, ये गूगल पे टाइप करें तो आ जाएगी, और इधर ईयर लिखते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे XYZ कंपनी, चाहे लोकल हो या ग्लोबल, एनुअल रिपोर्ट और साल लिख लें 2022 की निकाल। तो ये निकल आएगी, लेकिन होमवर्क के तौर पे आप नेशनल वीडियो पे जाके ये चीज पढ़ लें। हाँ, एक एक्स्ट्रा बोनस होगी ये कि कोई अपनी पसंद की कंपनी पाकिस्तान में जो लिस्टेड है या ग्लोबल कंपनी, आप कोई भी कंपनी लेट से उसका नाम आप लिखें, टेक की कंपनी है, किसी भी सेक्टर की कंपनी है, उसका नाम लिखें, एनुअल रिपोर्ट आगे लिखें, नाम लिखा, एनुअल रिपोर्ट का साल लिखा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अब ये फायदा ये होता है लिस्टेड कंपनी का कि वो डाटा अवेलेबल होता है, तो आप सही डिसीजन ले पाते हैं। तो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं कंपनीज के अलावा और सेक्टर जैसे पाकिस्तान में रियल एस्टेट पे अब डाटा ही नहीं है कि एक आपने बिल्डिंग खरीदी है या घर खरीदा है या फ्लैट खरीदा है, उस पे सीमेंट कितना लगा है, सरिया कितना लगा है, लकड़ी कितनी लगी है। लेकिन जब आप पाकिस्तान स्टॉक में कंपनी इन्वेस्ट करते हैं तो सारी उसकी आपको जो है फाइनेंशियल हेल्थ या नंबर जो है वो आपको मिल जाते हैं। इसलिए इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेफ। मेरे नजदीक तो ये लोग कहते हैं रियल एस्टेट ज्यादा से मेरे नजदीक ब्लू चिप कंपनीज इन स्टॉक मार्केट आर सेफ because data is transparent, it's audited by audit firms, big four audit firms, either of the big four audit firms, ये बड़ी firms और SEC और PSA बिल्कुल रेगुलेट होके आता है, और कोई दोनों में करें तो स्कैम पकड़ा जाता है और वो कंपनी PSA से बाहर हो जाती है। हम फिर से एक क्विक Q&A सेशन कर लेते हैं, तब तक लोगों ने टाइप कर दिए होंगे। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल है कि ये रेशो के बारे में कब पढ़ाएंगे जी? अगली क्लास का हिस्सा है पी रेशो, उसमें और भी रेशो पढ़ाई जाएंगे। रेशोस के बारे में, रेशोस जो है वो जो आज आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी हैं तीनों, उसी में से वो निकाली जाती हैं। तो उसके डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, तो आपको फार्मूलाज भी पढ़ा दिए जाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस किस हद तक रिलायबल होता है? ब्लू चिप कंपनीज का, पहले ब्लू चिप कंपनीज का बता दूं, पहले ब्लू चिप कंपनीज होती हैं एस्टैब्लिश्ड पुरानी कंपनीज, सेफ कंपनी जिनका बड़ा बिजनेस है, बड़ी देर से चलती आ रही है, स्टार्टअप ना, इसलिए वो सेफ मानी जाती हैं।
टेक्निकल एनालिसिस जो है वो उसमें ये फाइनेंशियल हेल्थ में मैंने आज जो स्टेटमेंट बैलेंस शीट ऑफ कैश फ्लो पढ़ाया फाइनेंशियल वो इस्तेमाल होता ही नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में शेयर की डिमांड एंड सप्लाई होती है या स्टैटिस्टिक्स या मोमेंटम होता है, इसलिए वो रिलायबल नहीं होता। अच्छा, अब थोड़े से हाउ द कंपनी कैन मैनिपुलेट इट्स डाटा। कंपनी अगर दो नंबर करेगी लेकिन मुश्किल होता है कि स्टॉक मार्केट में जब लिस्टेड जो ऑडिट फर्म है वो ऑडिट कर रही होती है, वो थर्ड पार्टी बाहर के लोग होते हैं, तो वो बाहर के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो कंपनी को डाटा फाइनेंस का उसको एवेल्युएट करते हैं, इसलिए मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी करे मैनिपुलेट तो स्कैम पकड़ जाते हैं और जो है वो डीलिस्ट कर दिया जाता है। इससे बहुत कम होता है, लेकिन ये इसलिए मैनिपुलेट करना बड़ा अनलाइकली होता है डाटा, क्योंकि ऑडिट फर्म इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है। किसी ने एक सवाल किया कि रियल एस्टेट गन्स बिल्कुल रियल एस्टेट में हुकूमत की पॉलिसी थी कि जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, तो वाइट मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बल्कि स्टॉक मार्केट में वाइट मनी था। तो हुकूमत की पॉलिसी अगर अवेलेबल होगी तो स्टॉक मार्केट पर जाएगी, क्योंकि आजकल इसी में स्टॉक मार्केट पर जा रही है, रियल एस्टेट पर टैक्सेशन लगने वाली है और लोग जो हैं रियल एस्टेट से दूसरे रेवेन्यूज पर जा रहे हैं, इससे स्टॉक मार्केट भी जा रही है। सर इस सर्कुलर डेट नॉट बेटर देन दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट। जी, सर्कुलर डेट जब बेहतर होगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अब उसमें क्योंकि सर्कुलर डेट खत्म जब होगा तो कैश इन बढ़ेगा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मुझे जरा सवाल आपके लिए और स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अच्छा, ये कई लोग का सवाल है कि ये देखिए मैं रिवीजन के लिए कह रहा हूँ। किसी ने सवाल पूछा कि सारा तो यूट्यूब पे तो आपने यूट्यूब पे तो पीएचडी का भी अवेलेबल है, तो आप मेरे ख्याल है पीएचडी के लिए भी यूट्यूब पे अगर आप चले जाए तो वो भी आपको मिल जाएगा कंटेंट इस पे। तो वो तो ऑब्वियसली एक तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते, रीडिंग नहीं करना चाहते, बिगिनर क्लास है, तो वो वीडियो की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, व्हिच इज बेटर? इन्वेस्टिंग इज बेटर देन ट्रेडिंग, और इन्वेस्टिंग में फाइनेंशियल रेशियोज इस्तेमाल होती हैं। सर हाउ कैन वी इंप्रूव आवर नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स? क्लास नंबर 4 में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की जाएगी। व्हेन यू हैव अ पार्टनर हु ओन्स 40% ऑफ कंपनी एंड यू वांट्स टू डू इट, अच्छा ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आ गया। जब आप कंपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये बताते हैं कि आपने मालियत कितने परसेंटेज अपने पास रखनी है, कितने परसेंट जो है वो पब्लिक को देनी है, आवाम को देनी है। तो कई कंपनी जो है वो 10% देती है, कई कंपनी 65% दे देती है। तो जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज आज की है ये तो काफी बड़ा हिस्सा पब्लिक के पास होता है, मे बी मोर देन 50%। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा। How is initial IPO value evaluated? IPO जो है ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है जब पहली कंपनी जो है वो लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं या रजिस्टर्ड फर्म्स जो उसको लिस्ट करती हैं वो उसका एक शेयर की वैल्यू का अंदाजा लगाती हैं और वो देखती हैं कंपनी की वैल्यू की नस्बत क्या बनती है, और वो पहली स्टॉक मार्केट पे जो है उसकी वो वैल्यू लगाई जाती है। वो इन्हीं मेथड से लगाई जाती है कि कैश फ्लो देखते हैं, डिफरेंट चीजें देखते हैं और उसका अंदाजा लगा लेते हैं। मगर वो एक बड़ा ट्रिकी सवाल होता है, क्योंकि इसीलिए अक्सर स्टॉक मार्केट ही कंपनी की सही वैल्यू बता पाती है कि
जो उसकी असल मालियत है खरीदने और बेचने के बाद लोग उसको क्या वैल्यू करते हैं वो माना जाता है। तो अक्सर ये होता है कि एक कंपनी की वैल्यू लेट से जब आईपीओ हुआ तो 40 रुपए शेयर की लगाई, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में वो आई कंपनी तो डिमांड सप्लाई के तहत बाय सेल करते करते 100 रुपए का शेयर आ गया होगा, और इससे उल्टा भी हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए डाटा कहाँ से लिया जाए? डाटा ये जो है लेने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो देखनी पड़ती है, और उसमें से रेशियोज के थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस अगली क्लास में पढ़ेंगे वो निकाल लेते हैं। ये कैसे तय होता है कि किस कंपनी के टोटल कितने शेयर होंगे? कंपनी डिसाइड करती है कि इतने परसेंट हिस्सा जो है वो पब्लिक को देना है, और फिर वो डिसाइड हो जाते हैं उसके शेयर उस हवाले से। लेट्स से कि अगर कंपनी कहती है कि इसमें सिर्फ 5% पब्लिक को देना है तो शेयर कम होंगे, अगर वो कहती है कि 90% पब्लिक को देना है या 65% देना तो शेयर इस हवाले से ज्यादा होंगे। इसकी हम कोई एग्जांपल भी कर लेंगे, मैं लिख देता हूं, उसकी कोई हम रियल टाइम एग्जांपल भी देख लेंगे। इसकी एप्लीकेशन ये सवाल की कई कंपनीज होती हैं उन्होंने बहुत कम हिस्से पब्लिक में दिए, मे बी 5%। तो वो जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने के लिए अवेलेबल ही नहीं होते, जिसको लो वॉल्यूम स्टॉक कहते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि हमेशा वो उसका शेयर इन्वेस्ट करें जो हाई वॉल्यूम हो, इसके बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में अवेलेबल हो, ताकि जब आप बेचने जाए तो उसी वक्त बिक जाए या खरीदने जाए तो उसी वक्त खरीद लें। इसकी दूसरी एग्जांपल है, जब आप रियल एस्टेट में जाए तो आप प्लॉट जो है आराम से खरीद लेंगे, लेकिन आप जब पंजाब के एरिया में है कि मैंने फ्लैट खरीदना है तो फ्लैट तो है नहीं पंजाब में, कराची की साइड पे, तो वो लो वॉल्यूम एक एसेट माना जाएगा इनके फ्लैट्स पंजाब एंड पाकिस्तान। तो व्हेन यू गो इन कराची तो वहां फ्लैट्स बहुत ज्यादा होंगे। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट पे कंपनी के हिस्से अगर ज्यादा हो स्टॉक मार्केट तभी ज्यादा खरीदें, ताकि आप खरीद भी सकें और बेच भी सकें। केएसई 100 इंडेक्स क्या है और केएसई 30 क्या है? केएसई 100 पाकिस्तान की टॉप 100 कंपनीज है, केएसई 30 पाकिस्तान की टॉप 30 कंपनीज बाय साइज। हाउ टू इवैल्यूएट दिस सक्सेसफुली क्लास 5 में आएगा। अब लोगों ने पूछा व्हाट इज ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये क्लास नंबर 3 का हिस्सा है जो आज आपने पढ़ी है, उसमें हम स्टूडेंट में निकालेंगे, उसमें डालेंगे। व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज आर बेटर टू इन्वेस्ट फॉर बिगिनर्स लाइक अस। आप जब इन्वेस्ट करें आप ये देखें कंपनी की कैश फ्लो पॉजिटिव है और बाकी फैक्टर्स मैनेजमेंट कैसी है और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये हम वन ऑफ द कमिंग क्लासेस की कोई एग्जांपल करेंगे। डिफरेंट रेशियोज के थ्रू जो है कंपनी की डिविडेंड निकाली जा सकती है, क्लास नंबर 3 में हम देखेंगे। अच्छा किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया, अगर किसी कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल बहुत ज्यादा हो तो क्या उस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें? यानी ये पूछना ये चाह रही है कि कंपनी के पास कैश नहीं है, प्रॉफिट ज्यादा है, पैसा आने वाला बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, वो रिस्की कंपनी मानी। इसका दूसरा पहलू ये अगर किसी कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया, यानी कि बहुत ज्यादा लोन लिया हो, डेट लिया हो, जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नजर आ जाएगा, तब भी वो रिस्की कंपनी, क्योंकि इतना कर्जा लिया है वापस करना है तो कंपनी पे बर्डन बहुत ज्यादा, लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इस पे रेशियोज भी बता देती हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये बोल लेंगे अगर बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है या आने वाला कैश ज्यादा है तो वो रिस्की कंपनी मानी जाती है। Can we keep account with two brokers simultaneously or is it necessary to leave the previous one? जी आप एक भैया शायद 5 ब्रोकर खोल लें, एक ब्रोकर खोल लें, वो उसमें कोई इसी तरह के आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो किसी एक बैंक में तो नहीं खोलते, दो में भी खोल सकते हैं, 3 में भी। तो इसी तरह कई लोग क्या करते हैं कि अपना अकाउंट एक ब्रोकर जाए 2-3 खोल लेते हैं, उनकी ठीक है 2-3 मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च मिल जाएगी। लेकिन मैं अपना पर्सनली अगर बता दूं तो मैं एक ही ब्रोकर के साथ खोलता हूं, मेरा मकसद इन्वेस्ट करना है, तो रिसर्च जो है वो तो आप इस कोर्स के थ्रू खुद भी सीख सकते हो। जो ब्रोकर की रिसर्च होती है वो मैं उसको इतना रिलायबल नहीं कहूंगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनके फाइनेंशियल एनालिस्ट ने की होती है, मगर उसमें ब्रोकर की कोशिश होती है कि बाय एंड सेल ज्यादा हो, और वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो के रिसर्च करके आपको दिखा देते हैं, आप इंप्रेस होते हैं कि बड़ी टेक्निकल रिसर्च है, वो इस तरह के मैथ्स कर देते हैं, मगर आप जब अंदाजा लगाएंगे तो शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, बाकी फैक्टर जा रही होती है। तो आप अक्सर ये क्या ब्रोकर से खोल लें और एक ब्रोकर से खोल लें, तो कोई लिमिट नहीं है अकाउंट खोलने पे। long term investment is better or trading? Long term investment is better. ये सवाल
जो है रीड पे करते हैं। हाउ टू ओपन एन अकाउंट फॉर माइनर्स और किड्स। मतलब अगर किसी का 18 से कम है तो डिपेंडेंट अकाउंट खोलेंगे, डिपेंडेंट यानी कि फादर या जो भी डिपेंडेंट है या हाउस वाइफ है उनके फादर, तो आप किसी भी अकाउंट खोल सकते हैं। वो सोर्स ऑफ इनकम आप लेटर शो करते हैं कि आप डिपेंडेंट है, आपके वो सोर्स ऑफ इनकम आपके फादर या हस्बैंड का लग जाता है और बैंक स्टेटमेंट भी लग जाती है। Let me mute the mic of all the people. How to decide that how long a share should be holded? इसमें ये क्या कंपनी का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करें, जो जितना लंबा रखेंगे उतने रिटर्न के चांसेस ज्यादा हैं। बर्कशायर हाइज दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी इसी तरह बनी है। उन्होंने बहुत एक्चुअली डेकेड से रखा था, बड़े सालों से कंपनियां होल्ड करके रखी। पाकिस्तानी स्टॉक पर किसी ने नहीं, पाकिस्तानी स्टॉक पे तो किसी ने किताब नहीं लिखी, क्योंकि बहुत ही छोटी मार्केट है, सिर्फ 2.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया हुआ, जबकि सिर्फ बांग्लादेश में 30 लाख लोग हैं। वहाँ ग्लोबली किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो कि ग्लोबल अमेरिकन स्टॉक मार्केट को देखते हुए लिखी गई है। वो अगर आप पढ़ लें, उसकी ट्रांसलेशन भी तुम्हें मिल जाएगी, और तो है ही। अच्छा, किसी ने हाउ डज द इंक्रीज और डिक्रीज द स्टॉक वैल्यू अफेक्ट द कंपनी? बड़ा अच्छा सवाल है। यानी कि कंपनी पीएसएक्स पे तो रजिस्टर हो गया, शेयर प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाती है? वो जाती है डिमांड और सप्लाई से। यानी कि अगर शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर चली जाएगी, अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस नीचे जाती जाएगी। और डिमांड किस चीज पे बढ़ती है? अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उस कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ता जाएगी। अच्छा परफॉर्म कैसे कर रही है तो लोगों को कैसे पता चलेगा? हर 3 महीने बाद कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट आती है। उस क्वार्टरली रिपोर्ट जैसे कि आज हमने कॉफी स्टैंड में पढ़ा, उसमें सब कुछ लिखा होता है, प्रॉफिट लॉस, कैश आउट। तो हर 3 महीने बाद पता चल जाता है कंपनी कैसा काम कर रही है। और साल बाद आती है रिपोर्ट, हर 3 महीने बाद आती है क्वार्टरली, जो कि थर्ड पार्टी ऑडिट फर्म्स ने रिलीज की होती है। तो उसमें दोनों का चांस आपको हर टाइम टू टाइम पता चल रहा होता है कंपनी काम कैसे कर रही है। जब कंपनी की रिपोर्ट अच्छी आ रही होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसको कहते हैं, तो कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है। अच्छा, अब आप सवाल पूछेंगे भाई अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो शेयर की डिमांड क्यों बढ़ रही है? उसमें बढ़ रही है कि आप बेसिकली आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो आप कंपनी के मालिक बनते हैं, कंपनी को खरीद रहे हैं ना, तो आप हर कोई उस कंपनी का मालिक बनना चाहेगा जो कि कंपनी अच्छा काम कर रही है। अगर आप कंपनी के मालिक बनेंगे तो आपको उसमें प्रॉफिट जब होगा तो उसमें सभी मिलेगा। प्रॉफिट में से जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। जारी बात है कंपनी को कोई मालिक का 100% प्रॉफिट है तो 100% इसका हुआ। कंपनी का कोई मालिक है 0.00001%, तो प्रॉफिट है तो वो हिस्सा उसको मिलेगा। अच्छा, अगर वो कंपनी प्रॉफिट में हिस्सा नहीं लेना चाहती है, कंपनी का प्रॉफिट है वो रीइन्वेस्ट कर देती है, तो कंपनी की फिर भी वैल्यू बढ़ती है, जिसको कैपिटल गेन कहते हैं। क्योंकि कंपनी एक की बजाय 2 फैक्ट्री लगा रही है, तो फ्यूचर में चांस है कि कंपनी लोग और ज्यादा ट्रेड करेंगे तो और ज्यादा ऊपर जाएगी। तो इसलिए ये मैंने इसका आंसर दिया कंपनी की वैल्यू कैसे बढ़ती है। तो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। और अगली क्लास में हम फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। आज बहुत से लोगों ने सवाल किया कि पी रेशो के बारे में। पी रेशो एक प्राइस टू अर्निंग रेशो है, जो कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। कितने लोगों ने सवाल किया बता दूं, पी रेशो एक रेशो होती है जो आज सीनियर में निकाली जाएगी, और जितनी कम पी रेशो उतनी कंपनी अच्छी होती है। आसान अल्फाज, लेकिन अगली क्लास में हम इसको पढ़ लेंगे। रेशो पी रेशो असल में मैंने पहली क्लास में थोड़ा बोनस होमवर्क दिया था इंटेलिजेंट किताब पढ़ने का। अगर किसी ने वो शायद किताब पढ़ी तो इसलिए भी सवाल वो आ रहे हैं क्लास में। उस किताब में लिखा हुआ है कि पी रेशो जितनी कम हो वो उतनी अच्छी होती है कंपनी। ये सेंटीज या किताब लिखी गई थी। तो ये उसमें फार्मूला बता दिया कि आप पी रेशो किसी भी ऐप से आपको मिल जाएगी। स्टॉक पीएसएक्स वेबसाइट पे डीपीएस पोर्टल पे जाके वो पी रेशो बनी हुई निकाल देते हैं। पी रेशो अगर जितनी कम हो, दो कंपनी में आप पी रेशो कम है वो खरीद लें। ये उस किताब में लिखा हुआ है।
पी रेशो के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसा पुराना मेथड है। पी रेशो अब नई टेक्नोलॉजी कंपनीज भी आ गई तो उसमें पी रेशो डिफरेंट होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में उसमें पी रेशो डिफरेंट होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। तो अगली क्लास में आप बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ें। और मैं खास किताब आपको सजेस्ट कर रहा, आप इन्वेस्टोपीडिया पे पढ़ें, वो बेसिक और उसमें टू साइज लिखा है। और किताबों पे जाते हैं तो अननेसेसरी रेलेवेंट बहुत ज्यादा मिल जाती है, टू द बेसिक्स। तो और अगली क्लास में हम इन्हीं को यूज करते हुए रेशियोज जो है वो निकालेंगे। रेशियोज जो हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बता देती हैं, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि कंपनी खरीदनी या ना खरीदनी। तो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। और अभी तक मैं जूम की स्क्रीन बंद करने लगा हूं और अभी तक पी रेशो के सवाल आ रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह क्लास में कर लेंगे। बट बेसिक ये पी रेशो जितनी कम हो उतनी कंपनी अच्छी होती है, जितनी ज्यादा हो उतनी जो है जितनी ज्यादा हो, अगर दो कंपनीज में से किसी की पी रेशो ज्यादा है तो उसके जिसकी कम है वो प्रेफर की जाती है। मगर ये भी एक पुरानी थ्योरी है। अब फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी कंपनी की पी रेशो 20 से भी ज्यादा होती है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है पी रेशो 5 से भी कम। अगली क्लास में इंशाल्लाह पी रेशो करेंगे। तो सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। इन दिस क्लास वी स्टडी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, and in the next class we will construct financial ratios from the financial statements. तो इसलिए आज उसका बेसिक देना जरूरी था। बाय द वे इस क्लास का आपको स्पोर्ट्स का आपको सर्टिफिकेट भी क्लास के अंदर मिलेगा। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सैटरडे 3 PM sharp। एंड व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट क्लास प्लीज मेक श्योर कि आपके माइक म्यूटेड है, मुझे बार-बार जाके अनम्यूट ना करना पड़े। और दैट्स इट, जस्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।